नमस्कार। केंद्र सरकार ने 3 आपराधिक कानूनों में बदलाव किया है। आईपीसी अब भारतीय न्याय संहिता होगी। सीआरपीसी यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता होगा। इंडियन एविडेंस एक्ट अब भारतीय साक्ष्य बिल के नाम से जाना जाएगा। इन बदलावों के पक्ष में बोलते हुए सरकार ने कहा कि पहले जो कानून थे उनका मकसद लोगों को न्याय देना नहीं बल्कि उनका दमन करना था। वो अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों के ऊपर जुल्म करने के मकसद से बनाए। अब जो बदलाव हुआ इसके बाद लोगों को जल्द इंसाफ मिलेगा। वो किसी भी अपराध की एफआईआर हिंदुस्तान में कहीं भी करा सकेंगे। उन्हें जो जांच है उसकी प्रगति रिपोर्ट दी जाएगी। और पहले जो दोष सिद्धि में वक्त लगता था, कमीशन रेट बहुत कम था, उस पर रोक लगेगी। गृह मंत्री ने भी लोकसभा में कहा कि जो पहले थे कानून उनका मकसद लोगों का दमन करना था। अब जो हमने बदलाव किया है उसके बाद लोगों को त्वरित न्याय मिलेगा। कई अच्छी बातें, कई महत्वपूर्ण बातें इस बदलाव में हैं। मसलन जो गंभीर अपराध होंगे जिनमें 7 साल से ज़्यादा की सज़ा होगी उसके लिए फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य कर दिया गया है। हथकड़ी लगाना न लगाना पहले की तरह परिस्थितियों के हिसाब से होगा। अधिकारियों का जो विवेकाधिकार है वो इसके लिए काम करेगा। जो पहले रिमांड की अवधि हुआ करती थी वो पहले 15 दिन की हुआ करती थी, अब इसे अपराध की गंभीरता को देखते हुए 60 या 90 दिन का किया जा सकेगा। मॉब लिंचिंग पर जो सज़ा होगी उसमें अगर बहुत सारे लोग मुलविस होंगे तो उन सबको आजीवन कारावास कर दिया जाएगा। यानी बहुत सख्त सज़ा कर दी गई है। तलाशी की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग को अब अनिवार्य कर दिया गया है। ये अच्छा कदम है, बशर्ते आगे चलकर व्यवहारिकता के नाम पर इसे हटा ना दिया जाए। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जो भी संशोधन होते हैं जो सरकार को, सिस्टम को, पुलिस को, प्रशासन को मुफीद होते हैं वो तो कायम रहते हैं। बाकियों को, जिनसे जनता को सुविधा हो, उन्हें प्रैग्मेटिज्म की आड़ में हटा दिया जाता है। पहले से ही अति निरंकुश और शक्तिशाली पुलिस को और ज़्यादा ताकतवर बनाने की कोशिश की गई है इन बदलावों में। जो हिरासत में टॉर्चर होते हैं, फेक इनकाउंटर्स होते हैं, कस्टोडियल डेथ्स होती हैं, जो पुलिस की आदत है वो अक्सर अपराधी को पकड़ने के लिए, मुलजिम को पकड़ने के लिए रात के वक्त घर में छापेमारी करती है। उस पर कोई रोक नहीं लगाई। ये अमेरिका तो है नहीं कि जिसने अपराध किया है वही पकड़ा जाएगा। कोई अपराधी होता है, कोई मुलजिम होता है, उसके पूरे परिवार को उठा लिया जाता है, उनके साथ ही मारपीट की जाती है, उन पर प्रेशर डाला जाता है कि भाई आप बताइए कहाँ है, जबकि उन्हें कोई इसके बारे में मालूम नहीं, कुछ नहीं मालूम होता। और उसी चक्कर में बहुत सारे जो बेकसूर हैं वो पिस कर रह जाते हैं। कभी किसी कानून के उपयोग से कोई खास परेशानी नहीं होती है। हमेशा परेशानी होती है कानून के दुरुपयोग से। हिंदुस्तान में जितने भी कानून बाद में बने, चाहे वो SC ST एट्रोसिटीज एक्ट है, 498A है, पॉस्को है, या फिर नीसा, NSA, कोटा, टाडा जैसे कानून है, इनका हमेशा से सियासी इस्तेमाल किया गया। इसमें बहुत सारे मौक़ों पर जो बेकसूर हैं वो सिस्टम का शिकार हुए, पुलिस के जुल्म का शिकार हुए,
और उनके साथ राजनीतिक प्रतिशोध लिया गया। एक और महत्वपूर्ण बदलाव जो इन कानूनों में किया गया है वह है हिट एंड रन केस में 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना। इसको लेकर अभी पूरे हिंदुस्तान में बड़े स्तर पर हड़ताल की गई ट्रक ड्राइवर्स की तरफ से। पहली बात तो ये कि हिंदुस्तान में एक्सीडेंट में हमेशा जो एक्सीडेंट करने वाला वाहन उसकी गलती हो, ये ज़रूरी नहीं। हमारे यहाँ ट्रैफिक सेंस नहीं है, रॉन्ग साइड से आ रहा है, जैसा कि हम अक्सर हाईवेज पर देखते हैं जो ट्रैक्टर ट्रॉली वाले हैं ओवरलोडेड बहुत ज़्यादा उसमें लदान करके रख रखा है, वो दूसरी तरफ से आ रहे हैं। कोई बैलगाड़ी आ रही है, बाइक पे 3-3 4-4 सवार होकर आ रहे हैं। जो ओवरटेक की लाइन है, ओवरटेकिंग की लाइन में ई रिक्शा चल रहा है, ऑटो रिक्शा चल रहा है, किसी ने कहीं मोड़ दिया, कैसे मोड़ दिया। बहुत सारे ब्लैक स्पॉट हैं, बहुत सारे ऐसे कट हैं। आप सोचिए कि गाड़ी जा रही है 120 की स्पीड से, जो अनुमति है, और कोई कट है, कोई फर्जी कट बना रखा है, अचानक किसी ने वहाँ से कोई बाइक निकाल दी, कोई ट्रैक्टर ट्रॉली निकाल दिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एकदम चले जा रहे हैं, उन्हें पता नहीं है कि आप कहाँ घूम रहे हैं। तो इसमें दिक्कत होगी कि या तो आप पहले ट्रैफिक सेंस पैदा कीजिए, और फिर पुलिस पुलिस क्या करेगी अगर किसी जगह कोई वारदात हो गई, कोई हादसा हो गया और ये रिपोर्ट किया गया कि साहब जो गाड़ी थी वो सफ़ेद रंग की गाड़ी थी, तो उस इलाके के आसपास के जितने भी सफ़ेद रंग की गाड़ी के मालिकान होंगे उनकी बड़ी शामत होगी। या किसी गाड़ी का नाम ले दिया कि फलां गाड़ी थी, ये गाड़ी थी, तो उस गाड़ी के जो मालिक होंगे उनके घर पे जा पहुंचेगी पुलिस, और फिर पुलिस वाले क्या करेंगे ये बताने की जरूरत तो कम से कम नहीं है। शादी का झूठा वादा कर कर बलात्कार करने वालों को भी सख्त सजा दी जाएगी। सही बात तो यह है कि ये इस तरह के जो मामले होते हैं, शादी का वादा करके बलात्कार, ये 99.9 100% झूठे होते हैं। वो सालों तक आपका शोषण करता रहा, आप सालों तक उसके साथ अपनी सहमति से संबंध बनाती रहे, आपको पता नहीं चला, फिर बाद में आपकी बात बिगड़ गई, फिर आपने उसके ऊपर ये केस ठोक दिया कि मेरे साथ बलात्कार किया गया शादी का झूठा वादा करके। हिंदुस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पर लोग लिव इन रिलेशन में रहना चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि मुझे जो हक मिले वो ऐसा ही मिले, वो फिर उसी परंपरा को पालन करना चाहते हैं। फिर बात बिगड़ जाती है, कई साल साथ रहने के बाद फिर अचानक जाके फिर केस कर दिया जाता है कि शादी का वादा करके मेरे साथ बलात्कार कर रहा था। इस तरह के केसेस में ठीक है, जो विक्टिम होता है उसको बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, उसकी सामाजिक मान मर्यादा प्रतिष्ठा सब धूम में मिल जाती है। लेकिन इससे ज़्यादा नुकसान इस बात से होता है कि जो जेन्युइन केसेस होते हैं उसमें जो पीड़िताएं होती हैं उनको इन झूठे केसेस के चक्कर में इंसाफ नहीं मिल पाता। लोगों की धारणाएं जो होती हैं उनके बारे में अक्सर ये हो जाती है कि ये भी जैसे और कर रही हैं, सिर्फ कानून का बेजा इस्तेमाल ही कर रहे हैं। फर्जी और झूठे मुकदमे में किसी को फंसाने वाले और उसमें सहयोग करने वाले पुलिस अधिकारियों को लेकर कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है। पहले कानून में नहीं था, बहुत छोटे मोटे कुछ दंड थे, इसमें भी इसके ऊपर पूरी तरह से अंधकार रखा गया है। एक सब इंस्पेक्टर का बनाया हुआ फर्जी मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक पीछा करता है। अगर आपके पास वसाइल नहीं है, संसाधन नहीं है, तो अक्सर होता यह है कि आप उस झूठे मुकदमे में सजा याफ्ता हो जाते हैं। एक बड़ा मशहूर काल्पनिक किस्सा है कि जब एक बूढ़े आदमी को बहुत लंबे अरसे के बाद अदालत से निर्दोष साबित होने की सनद मिली, तो उसने जज साहब को आशीर्वाद देते हुए कहा कि जज साहब भगवान करे कि आप दरोगा बन जाएं
उस बूढ़े आदमी के वकील ने कहा कि बाबा, एक जज जो होता है वो दरोगा से बहुत बड़ा होता है। तो बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा कि कैसे बड़ा होता है? मुझे इस अदालत से इंसाफ मिलने में 20 बरस लग गए। और दरोगा जी ने उसी वक्त कहा था कि 5,000 रुपये दे, मैं मामला यहीं रफा दफा करता हूँ। तो कौन बड़ा हुआ, जज या दरोगा? बहुत सारे लोग इस तरह के जो सख्त कानून होते हैं, जो पुलिस को जो बेजा ताकत दी जाती है, उसे निरंकुश शक्तियाँ दी जाती हैं, उसकी बड़ी हिमायत करते हैं। तो ऐसे आदमियों के लिए कहा क्या कहा जाए, बस ये कहा जा सकता है कि जिसकी ना फटे पैर की भाई, वो क्या जाने पीर पर आई। कानून न्याय देने वाला होना चाहिए। ये बात सही है कि जो ठोकने की बात करते हैं, बुलडोजर से लोगों के मकान गिराने की बात करते हैं, वो खुद अब बावजूद इसके कि कभी वो पुलिस के जुल्म को लेकर लोकसभा में तस्वीर बहाते थे, और खुद स्टॉकहोम सिंड्रोम का शिकार हो गए हैं। झूठे मुकदमे लिखवाने वाले, झूठी गवाही देने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, इसके ऊपर कोई इसमें प्रावधान नहीं है। इसके अलावा ये तो कह दिया गया कि तय समय सीमा में न्याय दिया जाएगा, बहुत जल्द फैसला होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो कौन जिम्मेदार होगा, और जो जिम्मेदार होगा उसे क्या सजा दी जाएगी, इसके ऊपर कोई प्रकाश नहीं डाला गया। पहले भी 60 या 90 दिन के अंदर अगर चार्जशीट दाखिल नहीं होती थी तो जमानत का प्रावधान था। अब इसे 180 दिन कर दिया गया है। अब 180 दिन की जो लंबी अवधि मिलेगी, उसका फायदा किसे मिलेगा? पीड़ितों को या भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों को? ये बताने की जरूरत नहीं। किसी को गिरफ्तार करने से पहले बहुत ठोस सबूत होने चाहिए, बाकायदा जांच होनी चाहिए। विदेशों में, जब हम विदेशों की बात करते हैं तो अमेरिका, यूरोप की, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान के नहीं। विदेशों में बाकायदा पहले जांच की जाती है, फिर अपराधी को गिरफ्तार किया जाता है। यही वजह है कि वहाँ पर जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत हाई है। हिंदुस्तान में दूसरा ही सिस्टम है। यहाँ तो पहले जेल में ठूंस दो, बड़े से बड़े आदमी के दिल में भी इस बात का खौफ पैदा करो कि भाई, अगर आपने सिस्टम के सामने सरेंडर नहीं किया तो आप कितने ही बड़े आदमी थे, आपको जेल में वक्त बिताना पड़ेगा। जैसे जो आम अपराधी होते हैं बेचारे, लंबे लंबे वक्त तक बिना सुनवाई के जेलों में रहते हैं, उन्हें जमानत नहीं मिल पाती। लेकिन यहाँ पे लोकतंत्र है। यहाँ पर जब कोई बड़ा आदमी आ जाता है ना, अगर शाहरुख खान का बेटा भी अगर फर्जी केस में आएगा तो उसे भी 6 ही दिन जेल में बिताने पड़ेंगे। अगर आप जल्द न्याय देना चाहते हैं तो आपराधिक मामलों में, तो दूसरे मामलों में जिस दिन गवाही होनी होती है, गवाह आता है, उसी दिन गवाही कराइए, उसी दिन उसके साथ जिरह कराइए, तभी तो होगा जल्द न्याय। पहले भी इस बात का प्रावधान है कि आपको 3 से ज़्यादा एजमेंट नहीं मिलेंगे, लेकिन 3 क्या 300 देते हैं। कौन रोकेगा? केवल कह देने से ही बात नहीं बनती, उसे अमल में लाना पड़ता है। जब कोई मुकदमा फैसले के कगार पर हो तो उस वक्त जज को नहीं बदला जाएगा, क्योंकि जज बदल जाता है, फिर दोबारा नए सिरे से ही सारा मुकदमा करना पड़ता है। वो फैसला नहीं ले पाता, उसे ज़्यादा उसके बारे में मालूम नहीं होता। और जो अदालती कार्रवाई की जो जो अदालती कार्रवाई होती है, उनकी जो ऑनलाइन रिकॉर्डिंग है वो दिखाई जानी चाहिए। और सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाई कोर्ट में जज साहब बैठे हैं, उन्हें अपनी पता नहीं कौन सी खुन्नस निकालनी है, वकील को धमकाना है कि आपने सही नहीं बोला, ये नहीं बोला। कोई IAS ऑफिसर चला गया, कोई पुलिस वाला चला गया कि आपने टाई नहीं बांध रखी है, आपने ये कपड़े नहीं पहनने थे। इस काम पे नहीं होनी चाहिए। ना ही सुप्रीम कोर्ट में भाई ठीक है, जो बेकार के इशू हैं उसको लेकर लंबी लंबी कार्रवाई हो रही है। बाकायदा जिला अदालत से लेकर बड़ी अदालत तक रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, उसका प्रसारण होना चाहिए, और बाकायदा इसे प्रोसीडिंग का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। कानून विधायिका बनाती है, लेकिन इसकी व्याख्या हमेशा
न्यायपालिका करती है। इन 3 कानूनों में जो बदलाव किए गए हैं, उसे अदालतें किस तरीके से देती हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। महज पुराने कानूनों के नाम बदल देने से और धाराओं के नंबर बदल देने से ना भ्रष्ट निज़ाम बदलेगा और ना ही औपनिवेशिक मानसिकता खत्म होगी। मद्रास चेन्नई हो गया, बॉम्बे मुंबई हो गया, इलाहाबाद प्रयागराज हो गया, लेकिन आज भी यहाँ जो हाई कोर्ट हैं, उनके नाम वही पुराने हैं। सब कुछ बदल गया, लेकिन न्यायपालिका ने ये बर्दाश्त नहीं किया कि उसके अधिकार क्षेत्र में कोई दखल हो। सच बात तो ये है कि सब लोग शासन करना चाहते हैं, यही सत्य है। न्याय कोई नहीं देना चाहता। अंग्रेज़ों के जाने के बाद जो सत्ता हस्तांतरण के बाद लोग पावर में आए, उन लोगों ने अपनी मनमर्जी से कानून बनाए। एक 9th शेड्यूल बनाया गया, उसमें अपने तमाम जुल्मों को, अपनी तमाम नाइंसाफ़ी को कैद करके रख दिया गया। बाद में भी जमकर मनमानी थी। इमरजेंसी लगाई गई। इमरजेंसी लगाकर जो भी जुल्म किया जा सकता था, हद से गुज़र कर जुल्म किया जा सकता है, वो किया गया। अब नए दल का दौर है, अब उसके पास पावर है, अब वो अपने मन मुताबिक काम कर रहा है। ठीक है, अगर कोई बेहतरी हुई, लोगों ने इसे स्वीकार किया, तो अच्छी बात है, वरना जिस तरह से पहले के लोगों को बदल दिया गया, ठीक उसी तरह अब के लोगों को भी बदल दिया जाएगा। और जब सत्ता में बैठे लोग बदल जाएंगे, तो फिर उनके बनाए गए कानूनों में तरमीम हो सकती है। नमस्कार, जय हिंद।